सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो मैंने 10th का लेसन स्टार्ट कर दिया था। कौन सा लेसन? मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। जैसे कि आपको राहुल सर ने बताया था कि मैं ऑलरेडी जो 10th स्टैंडर्ड का जो साइंस पार्ट 2 है, ठीक है, साइंस 2 है, उसका सेकंड लेसन और थर्ड लेसन मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो सेकंड लेसन का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 ये किसका है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन इस लेसन का नाम, ये लेसन कौन सा है? सेकंड लेसन है। ठीक है, इसका ऑलरेडी जो फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी जो फर्स्ट लेक्चर है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके लेक्चर भी देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था कि एनर्जी कैसे फॉर्म होने वाली है। ठीक है, और आज हम लोग उसी प्रोसेस को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने वाले। ठीक है, मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि एनर्जी हमारे बॉडी में फॉर्म कैसे होती है। सबसे पहले आपको प्लेस पता होना चाहिए कि एनर्जी फॉर्म कहां पे होती है। एनर्जी फॉर्म होती है हमारे बॉडी में सेल के अंदर। कहां पे फॉर्म होती है? सेल के अंदर। ठीक है, क्या हो रही है यहाँ पे? सेल के अंदर एनर्जी फॉर्म हो रही है। और मैंने आपको एक छोटा सा रिएक्शन बताया था। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन बताया था। क्या बताया था? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले रहा हूं जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, ये एक ग्लूकोज है। व्हाट इज दिस? इट इज C6, यानी 6 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, H12, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज। ये ऑक्सीडाइज होता है। ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। और ये क्या फॉर्म करता है? मेनली ये फॉर्म करेगा एनर्जी, जिसकी हमें जरूरत है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो मेनली ये क्या फॉर्म करेगा? एनर्जी एज अ प्रोडक्ट। और साथ ही साथ ये कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकालेगा। ठीक है, कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकालेगा। कौन कौन से? एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ एक होगा वाटर, यानी H2O। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जैसे जिस प्रोसेस से आपने ऑक्सीजन अंदर ली थी, अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, और यही कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से बाहर निकल गई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे ना कि जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड आखिर आती कहां से? ठीक है, तो ये कहां से आती है? इन सेल्स के अंदर से आती है। जब इन सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। कौन सा केमिकल रिएक्शन? जब ये ग्लूकोज, ठीक है, जब ये ग्लूकोज आगे चल के ऑक्सीजन से मिलेगा। किससे मिलेगा? ऑक्सीजन से मिलेगा, तो ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा? एनर्जी फॉर्म करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में एनर्जी फॉर्म होती है? एटीपी के फॉर्म में। ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एटीपी एनर्जी बनता है हमारे बॉडी में। साथ ही साथ कुछ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो कौन सा बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट और वाटर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिएक्शन था। इसी रिएक्शन को हम लोग और थोड़ा सा डीप में पढ़ने वाले हैं। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि सेल के अंदर ग्लूकोज कहां से आ गया, ठीक है, सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचा कैसे, सेल के अंदर ऑक्सीजन कैसे पहुंचा, तो वो मेरी लास्ट वाली वीडियो देख ले। उसमें मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर ग्लूकोज कैसे आता है और ऑक्सीजन कैसे आता है। ठीक है, तभी आगे चल के ये रिएक्शन कंटिन्यू होती है। तो इस रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा और डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इस रिएक्शन को, जो भी एनर्जी प्रोडक्शन की रिएक्शन को, उसको मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। ठीक है, जो एनर्जी प्रोडक्शन की रिएक्शन है उसे मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो स्टेप है उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद चलेगी TCA साइकिल। TCA साइकिल का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और इसी साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हंस क्रेब, उन्होंने डिस्कवर किया था इस साइकिल को, तो उनके सरनेम के हिसाब से इसका साइकिल का नाम रख दिया गया। तो क्रेब साइकिल भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्रेब साइकिल पूछ रहा तो डरना नहीं है, वही चीज है, सेम चीज है। जो TCA साइकिल है वही क्या है? क्रेब साइकिल भी है। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ETC रिएक्शन। ETC का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है, ये एक चेन रिएक्शन है। देखो, ये एक चेन रिएक्शन है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसीलिए इनके नाम में भी क्या लगा हुआ है? साइकिल। ठीक है, ये क्या है? एक रिएक्शन, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इन 3 स्टेप्स में आगे चल के एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो कैसे होगा वो हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कि आखिरकार ग्लाइकोलाइसिस में एक्चुअल होता क्या है। ठीक है,
तो जनरल से हम लोग क्या लेंगे, एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल लेंगे। देखो हमारे बॉडी में जनरल हम लोग ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है, तुम्हारा जो रोटी खाते हो, ठीक है, रोटी के अंदर मिलता है कार्बोहाइड्रेट। जो हम लोग चावल कंज्यूम करते हैं, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कभी भी आप लोग रोटी ज्यादा खाते हो, चावल ज्यादा खाते हो सब्जी के कंपेरिजन में, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ज्यादा नीड किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे डिकम्पोज होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज मतलब ये कैसे होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर उससे एनर्जी कैसे फॉर्म होती है। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग फास्ट रखते हैं ना, 9-9 दिन का फास्ट रखते हैं लोग, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम हो जाए तो क्या आपके अंदर एनर्जी बनना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपके अंदर दूसरे फॉर्म्स भी तो न्यूट्रिशन के प्रेजेंट है, जैसे लिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। तो इन सारे चीजों से भी एनर्जी बनती है, लेकिन मेनली एनर्जी किससे बनती है, कार्बोहाइड्रेट से बनती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहला स्टेप है एनर्जी फॉर्म करने का, ग्लाइकोलाइसिस। इसमें होता क्या है, जनरल सा है, आपको बहुत ही ज्यादा डीप में नहीं दिया हुआ है। जो आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे, अगले क्लास में आओगे, तो आपको ये पूरी साइकिल बहुत ही ज्यादा डीप में दी हुई है, ठीक है। तो जनरल सा अभी क्या बोला है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, ध्यान से सुनो, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा। ग्लूकोज का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया, C6H12O6, ठीक है, सिंपल सा है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का नाम क्या है, C6H12O6, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये ऑक्सीडाइज होगा, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और यहां पे एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जिसे हम लोग कहते हैं पायरुविक एसिड। क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड। इसी पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी किसी बुक के अंदर इसे पायरुवेट भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, पायरुविक एसिड भी वही चीज है, पायरुवेट भी वही चीज है, ठीक है। तो क्या फॉर्म हुआ, एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। सीरीज ऑफ स्टेप्स चले, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अभी आपको स्टेप्स याद नहीं रखने, जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको स्टेप्स याद रखने होंगे। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज आगे चल के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, फिर ग्लूकोज 6 आगे चल के फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है, फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है, फिर DHAP, बहुत सारी चीजें बनती है, ठीक है। टोटल 10 स्टेप्स होते हैं इसके बीच में। कितने स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं टोटल, ठीक है। तब जाके ये किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो ये 10 स्टेप्स में आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ कुछ चीजें और मिलती हैं, पायरुविक एसिड तो मिलता ही है, साथ ही साथ कुछ चीजें और मिलती है, जैसे CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। साथ ही साथ एक नया मॉलिक्यूल है NADH2, ठीक है, एक नया मॉलिक्यूल है NADH2। अब आप लोग बोलोगे सर ये NADH2 क्या करता है, ठीक है, ये आगे चल के क्या काम आएगा, तो ये काम आएगा ETC वाले साइकिल में। मैं जब ETC साइकिल समझाऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि NADH2 का क्या फंक्शन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और आगे हाइड्रोजन भी लगा है तो आप हाइड्रोक्साइड भी लगा दो, ठीक है। आपकी बुक में नहीं लगाया हुआ है लेकिन H2 लगा है, इसका मतलब ये हाइड्रोक्साइड भी है। तो निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इतनी सारी चीजें फॉर्म होती है, और साथ साथ H2O भी फॉर्म होता है, ठीक है। ये सारी चीजें फॉर्म होती है, किससे सारी चीजें बनती है, ग्लूकोज से। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज। ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल था, एक ही मॉलिक्यूल था। लेकिन पायरुविक एसिड कितना बनता है, 2 बनता है। पायरुविक एसिड कितना बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है। CO2 कितना बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है। NADH2 कितना बनता है, 2 मॉलिक्यूल। और वाटर भी कितना बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है। इसकी समझ में आ रही है बात, मतलब अगर एक बार, ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के अंडर आता है, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो अगर ये पूरे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के अंडर आता है तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, कितने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, जिसे पायरुवेट भी कहते हैं। फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वही 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनाएगा, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस चल कहां रही है ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना, तो जनरली ये प्रोसेस चलती है साइटोप्लाज्म में। जिन बच्चों को साइटोप्लाज्म नहीं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है,
ठीक है। तो इस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, बड़ी सारी चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जिन सरफेस पे, ठीक है, जिस सरफेस पे ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज रखे होते हैं, इस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो जनरली उन साइटोप्लाज्म के ऊपर ही क्या चलता रहता है, ग्लाइकोलाइसिस चलता रहता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस चलता रहता है। और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड क्या है, एंड प्रोडक्ट है किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। अब देखो, अब होना क्या चाहिए था कि ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता क्रेब साइकिल के अंदर, ठीक है। ये पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होता, क्रेब साइकिल के अंदर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्रेब साइकिल बोलता है कि नहीं यार, मुझे ना पायरुविक एसिड नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ दूसरा एंजाइम चाहिए, मैं पायरुविक एसिड को नहीं लूंगा अपने अंदर। देखो, ग्लाइकोलाइसिस के बाद कौन सी साइकिल चलनी चाहिए थी, टीसीए साइकिल चलनी चाहिए थी। लेकिन ये जो पायरुविक एसिड है, ये टीसीए साइकिल के अंदर नहीं जाता। इसको जाने के लिए इसको एक दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये जो पायरुविक एसिड है, इसको एक दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट होता है एक दूसरे मॉलिक्यूल में, जिसे हम लोग कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये कभी भी ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट नहीं होता, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ यहीं तक होती है, ग्लाइकोलाइसिस यहां तक खत्म हो चुकी है, इसके आगे ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये क्रेब साइकिल का भी पार्ट नहीं है, तो इट इज अ इंटरमीडिएट रिएक्शन। ये क्या है, इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो इतनी बातें याद रहेंगी, ठीक है। ये पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में आगे चल के किसमें एंटर होगा, क्रेब साइकिल में एंटर होगा। साथ ही साथ यहां पे और एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 फॉर्म होगा, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 फॉर्म होगा। अब ये बात ध्यान से सुनो कि पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल थे, टोटल 2 मॉलिक्यूल थे, ठीक है। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल थे, टोटल 2 मॉलिक्यूल थे। तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितना बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में भी कितना बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में कितना बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। और इसके अंदर क्या फॉर्म हो रहा था, NADH2 फॉर्म हो रहा था। तो NADH2 में कितना फॉर्म होगा, 2 फॉर्म होगा। मतलब एक ग्लूकोज से, ठीक है, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, और एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड से आगे चल के 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है। समझ में आ रही बात, मतलब एक ग्लूकोज से आगे चल के कितना एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। और ये सारी प्रोसेस हो कहां रही थी, तो ये सारी प्रोसेस कहां हो रही थी अभी तक, साइटोप्लाज्म में हो रही थी। कहां पे हो रही थी, साइटोप्लाज्म में। अब जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, ठीक है, जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है क्रेब साइकिल के अंदर, इसके अंदर एंटर करता है क्रेब साइकिल के अंदर। क्रेब साइकिल को ही हम लोग कहते हैं TCA साइकिल, TCA साइकिल लिख दे यहां पे, TCA साइकिल, ठीक है, इसे ही क्रेब साइकिल कहते हैं। अब होगा क्या, देखो, एक साइक्लिक चेंज है, इट इज अ साइक्लिक चेंज, ठीक है। ये प्रोसेस कहां चलती है, अब पिछली वाली प्रोसेस कहां चल रही थी, मैंने याद करो, पिछली वाली अभी बताया ना मैंने, कहां चल रही थी, साइटोप्लाज्म में चल रही थी। अब ये जो प्रोसेस है, टीसीए वाली प्रोसेस है, ये चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहां पे ये एक छोटा सा सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहां पे एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, कुछ ऐसा दिखता है, अंदर फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो इट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के बाद, एसिटाइल कोएंजाइम में बनने के बाद वो किस में एंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा, और फिर इस माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी TCA साइकिल, ठीक है। अब TCA साइकिल के अंदर क्या होगा, देखो, अभी तक हमारे पास क्या मिला था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अभी तक हमें क्या मिला था, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितना मिला था, 2 मॉलिक्यूल मिला था, ठीक है। कितना मिला था, 2 मॉलिक्यूल मिला था। तो हर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए एक बार साइकिल चलती है, ठीक है। हर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए एक बार साइकिल क्या करेगी, घूमेगी। इसका मतलब एक ग्लूकोज, ध्यान से सुनो, इसका मतलब एक ग्लूकोज को अगर मुझे ऑक्सीडाइज करना है तो मुझे TCA साइकिल कितने बार चलानी पड़ेगी, जरा कमेंट करके बताना मुझे कि अगर मुझे TCA साइकिल के अंदर, ठीक है, TCA साइकिल चलानी है और मेरे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो कितने बार मुझे साइकिल चलानी पड़ेगी, बताओ, सबके मन में आ रहा होगा ना, राइट आंसर है 2 बार चलानी पड़ेगी। कितने बार चलानी पड़ेगी, 2 बार, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए भी तो फॉर्म हुआ है बच्चों। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक बार साइकिल चलाएगा, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम में दूसरी बार साइकिल चलाएगा। जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होता है, जैसे ही ये क्या होता है, साइकिल कंप्लीट होता है, तब देखो इसके अंदर देखो एक साइक्लिक प्रोसेस है,
तो ये कुछ साइकिल कंप्लीट होगा और वापस से यही चीज फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या क्या चीज हमको मिलता है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, हमको मिलता है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में NADH2, वही वाला मॉलिक्यूल जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, NADH2, ठीक है। फिर एक मिलता है FADH2। अब ये FADH2 क्या है, ये भी एक नया कंपाउंड है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है ये भी मैं आपको बताऊंगा ETC वाले साइकिल में, उसी के अंदर इसका फंक्शन है, ठीक है। ये क्यों फॉर्म हो रहा है, वो किसके लिए फॉर्म हो रहा है, ये ETC के अंदर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि उसी के अंदर आगे चल के एनर्जी बनने वाली है, ठीक है। तो जनरली से क्या बना, NADH2 बना, FADH2 बना, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन गया, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन गया, ATP भी बन गया, और इसी में ही आगे चल के क्या बनता है, H2O, और साथ साथ CO2 फॉर्म होता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो TCA साइकिल में पता चला आपको कौन कौन सी चीजें हो रही है, कहां पे हो रहा था, ये भी लिख देता हूं मैं, नहीं तो आप भूल जाओगे, भूलना नहीं है ना कुछ भी। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मेरा स्पेलिंग में थोड़ा सा हार्ड टाइट है, कभी कभी मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो जाती है, तो एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो ये सही स्पेलिंग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलती है, TCA साइकिल चलती है, ठीक है। ये TCA साइकिल कहां चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कौन एंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम है, हमेशा याद रखना, पायरुविक एसिड कभी भी नहीं घुस सकता, हमेशा कौन घुसेगा, एसिटाइल कोएंजाइम है, इसीलिए इसका कन्वर्जन होता है, ठीक है। जैसे ही इसका एक साइकिल कंप्लीट होती है, क्या क्या बन जाता है, NADH2 बन जाता है, FADH2 बन जाता है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन जाता है, और H2O और CO2 बन जाता है। तो अभी आपने देखा होगा, अभी तक आपने देखा होगा कि जो ATP फॉर्म हो रहा है, देखो यहां पे भी ATP फॉर्म हुआ था, ठीक है, यहां पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म होता है, नहीं लिखा मैंने, सॉरी, यहां पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म होता है। तो ये जो ATP है, ठीक है, ये जो ATP है ये बहुत ही कम अमाउंट में बन रहा है, ये जो ATP है बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में बन रहा है, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी बहुत ही ज्यादा चाहिए। तो अब क्या होगा, इसके लिए चलता है हमारा थर्ड स्टेप, थर्ड एंड लास्ट स्टेप, जिसका नाम है ETC साइकिल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इतनी बातें याद हो जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये एक चेन, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है। ये क्या होगा, अब देखो इसके अंदर होने वाला क्या है, इतनी बात समझ में आ गई, TCA साइकिल समझ में आ गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये कहां चलने वाली है, ये भी चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, ये भी कहां चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलेगी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, मैंने आपको अभी दिखाया था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर ऐसे फोल्डेड फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे। तो इट इज आउटर स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, एंड इट इज द इनर मेम्ब्रेन, अंदर प्रेजेंट है इसलिए इनर मेम्ब्रेन। तो जो ETC वाली रिएक्शन होती है वो इस इनर मेम्ब्रेन पे चलती है, कहां चलती है, इस इनर मेम्ब्रेन पे चलती है, यहाँ पे समझ में आ रही बात। होगा क्या इस ETC साइकिल में, ETC रिएक्शन में, सॉरी, तो यहाँ पे होगा क्या, जो भी NADH2 बना था अभी तक, ये जो NADH2 बना था ना अभी तक, आप लोग सोच रहे हो कि इसका क्या फंक्शन है सर, तो अब एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 आगे चल के 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाएगा। कितने, ये हमेशा याद रखना है आप लोग को, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 कितना, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 आगे चल के 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाएगा, और एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 आगे चल के 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाएगा। ये किस प्रोसेस के अंदर होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के अंदर। तो समझ में आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो क्या रहा है, हमेशा जितने भी ATP और जितने भी NADH2 और FADH2 बने थे, अब वो सारों का कन्वर्जन होगा किसके अंदर, ATP के अंदर। तो एक NADH2 का मॉलिक्यूल, ठीक है, एक NADH2 का मॉलिक्यूल कितने ATP बनाएगा, 3 ATP बनाएगा, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल कितने ATP बनाएगा, 2 ATP बनाएगा। ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये पूरा जब कंप्लीट हो जाता है ना स्टेप, ठीक है, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, देखो हम लोगों ने शुरू में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया था, कहां गया, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया था, और इससे आगे चल के क्या बना रहे थे हम लोग, ATP बना रहे थे। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टोटल में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाता है। कितने,
38 मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज, ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने एटीपी बनाता है? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट करता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ फुल फॉर्म लेकर आ गया हूँ जो मैंने आपको भी बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है, आप भी इसे अपने बुक में नोट कर लेना। तो NADH2 का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज अ निकोटिनामाइड, ठीक है, इट इज अ निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, क्या बोला मैंने? निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा है तो सर आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का क्या करना है? तो आप यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी लगा सकते हो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? हाइड्रोजन, ठीक है, तो आप यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी लगा सकते हो, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड, तो आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, चलेगा, ठीक है। वैसे ही FADH2 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, फ्लैविन, बाकी तो सारी चीजें सेम ही है। एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे क्या था? निकोटिनामाइड था, यहाँ पे क्या है? फ्लैविन है, ठीक है क्या ये सारी चीजें? ये सारी चीजें ना एक केमिकल है जिसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है, वही सारी चीजें अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो जाते हैं तो अलग अलग नाम पड़ जाता है, ठीक है। NADH2 का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FADH2 का फुल फॉर्म क्या है? फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। याद रहेगा पक्का, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर पढ़ना है एटीपी का। अब इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं एटीपी, तो उसका स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो एटीपी का जनरल से पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म? इसको हम लोग कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या होता है? 3 फॉस्फेट, ठीक है, 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होगा, इतना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे लगा हुआ है एडिनोसाइन, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक नॉर्मल एटीपी का स्ट्रक्चर है, जिसमें से मैंने ये जो ग्रीन वाला पार्ट बनाया है ये है एडिनिन। ये क्या है? एडिनिन, इसे हम लोग कहते हैं एडिनिन, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है? एडिनिन है। नेक्स्ट, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये एक पेंटोस शुगर है। क्या है ये? पेंटोस शुगर। कौन सा पेंटोस शुगर है? इट इज अ राइबोज। इट इज अ टाइप ऑफ पेंटोस शुगर। अब पेंटोस शुगर का मतलब क्या होता है? आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो पेंटोस शुगर का मतलब होता है ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जिसके पास 5 कार्बन हो। कितने कार्बन हो? 5 कार्बन, ठीक है। तो दिख रहा है यहां पे, एक यहां पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो जहां पे भी 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल वाला शुगर होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पेंटोस शुगर, ठीक है। और इस पेंटोस शुगर का एग्जांपल यहाँ पे क्या, कौन सा शुगर यूज हो रहा है? राइबोज यूज हो रहा है, तो इसका नाम क्या है? राइबोज। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, दिख रहे हैं यहाँ पे 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल। तो एडिनिन और राइबोस को मिला के क्या बनता है? एडिनोसाइन, ठीक है। एडिनिन और राइबोस को मिला क्या बनता है? एडिनोसाइन। और कितने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है? 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है। इसमें से देखो, यहां पे जो मैंने ये बॉन्ड बनाया हुआ है, ये नॉर्मल सीधा बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन यहां पे देखो मैंने ऐसे वेव बनाया हुआ है, वेव बनाया हुआ है ना। ये वेव मैंने क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि ये जो 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है एकदम एंड वाले, ठीक है, इनके बॉन्ड के अंदर ही एनर्जी छुपी होती है। इनके बॉन्ड के अंदर ही क्या छुपी हुई होती है? एनर्जी छुपी हुई होती है, ठीक है। जब भी आपके बॉडी को एनर्जी की नीड होगी, नीड कब होगी? फॉर एग्जांपल आप भाग रहे हो, आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया, आप भाग रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे होगा क्या? ये जो एटीपी है, ठीक है, इसका ये वाला जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो जाएगा। ये वाला जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और यहां से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, जिसे हम लोग आईपी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आईपी, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जब रिलीज हो जाएगा तो एटीपी, यहां देखो ये था एटीपी, जब इसके अंदर से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल निकल गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी, ठीक है। अब डी का मतलब क्या है? सो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? 2 ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है।
समझ में आपको एटीपी का स्ट्रक्चर, वापस देख लो, ये है एडिनिन, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, ये है एडिनिन, एडिनिन के साथ यहां पे एक है राइबोस शुगर, राइबोस शुगर किसका एग्जांपल होता है, पेंटोस शुगर का एग्जांपल होता है, पेंटोस मतलब 5 कार्बन वाले शुगर का, ठीक है, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, एक 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है ट्राइफॉस्फेट। अब जैसे ही एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल टूटेगा, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ी, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और यहां से क्या होने लगी, एनर्जी रिलीज होने लगी, एनर्जी। यो समझ में आ रही है बात, जैसे ही एक मॉलिक्यूल निकल गया तो बचा कितना, 2 फॉस्फेट, इसलिए ये कन्वर्ट हो गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, अच्छा सॉरी टी लिख दिया था मैंने, एडीपी, ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको समझ में आ गया कि एनर्जी का कैसे प्रोडक्शन करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो एनर्जी कैसे बना रहा है और एटीपी का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है, एटीपी का स्ट्रक्चर भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, डायग्राम बनाने के लिए आता है, तो इसको भी अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हम लोग नॉर्मली क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो लोग फास्ट रखते हैं उनके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उनकी बॉडी में क्या एनर्जी नहीं बनेगी, अरे बिल्कुल बनेगी एनर्जी। उनके अंदर कौन कौन से दूसरे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इनसे आगे चल के एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो वो कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तो पढ़ते रहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।